ध्यान से देखेंगे। कल हम लोग जो है डेलियल सेल के बारे में पढ़े थे और नष्ट का समीकरण भी पढ़ लिए थे। नष्ट समीकरण के अनुसार नष्ट समीकरण आज के लिए बात देखें। नष्ट समीकरण है क्या? देखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव है, इलेक्ट्रोड का जो विभव है, विलयन की सांद्रता और ताप से किस प्रकार, यानी सांद्रता बढ़ा देते हैं या ताप बढ़ा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का विभव है वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको ज्ञात करने के लिए नष्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है एक समीकरण का प्रतिपादन किया या उन्होंने एक समीकरण स्थापित किया जिसको हम नष्ट का समीकरण कहते हैं। जिसे आप जो है सेल में देखेंगे कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हम लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अगर हम ले लें, ये आपकी धातु है, इसका अगर हम मान लें कि ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो यम पर n प्लस और n इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसके लिए अगर हम नष्ट का समीकरण लिखें तो इस E यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव और प्लस 2.303 RT/NF log और ये धातु जिसका ऑक्सीकरण हुआ है अब जो है यहाँ पर R का मान, T का मान और F का मान अगर हम रखते हैं तो R का मान जो है 8.312 जूल होता है। T का मान जो है 25 सेंटीग्रेड होता है, उसको केल्विन में बदल दीजिए, बदलेंगे तो 25×273 तो बराबर 298 केल्विन हो गया। F का मान जो होता है 96,500 कूलम होता है। ये मान आप इसमें पुट करेंगे, ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पर हमने पुट किया है। अब इनका जो गुणा भाग करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, नष्ट का समीकरण कहेंगे। इसकी सहायता से यानी इस समीकरण की सहायता से हम किसी भी सेल के क्या कर सकते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं या सेल विभव की गणना करेंगे। जैसे एक डेनियल सेल है, डेनियल सेल में ध्यान से देखेंगे, डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो है कैथोड और एक एनोड होता है। जिंक का आपका कैथोड होगा और कॉपर का क्या होता है, एनोड होता है। उसको हम करते क्या हैं कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं और उसके बाद जो है हम लवण ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं। अब इसके बाद जो है ये लवण सेतु जब लगा देते हैं उसके बाद हम जो है इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, धारा मापी या वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वैद्युत धारा बह रही है। अब उस पर जो है होता क्या है, रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। रासायनिक जब क्रिया होती है तो एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अपचयन हो जाता है। तो ये जो हम डेनियल सेल के लिए, ये डेनियल सेल का प्रारूप है, यानी एक सेल को हम ये दर्शाते इस तरह से लिख करके, ये जेडियन है, जेडियन पर 2+ है, ये सेल दोनों, ये अर्ध सेल है, ये आधा सेल है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है एक लंबी जो है बड़ी खड़ी लाइन दोनों है। ये अगर आपकी एक लाइन है तो ये अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, लेकिन ये दोनों लाइनें जो खड़ी हैं ये एक पूरे सेल को प्रदर्शित करती हैं। अगर हम सेल डेनियल सेल अभिक्रिया दें तो जेडियन प्लस सी को 2+ है, जेडियन पर 2+ प्लस 0। अगर इससे हम जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो ये सेल का इलेक्ट्रोड विभव होगा कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर अंतर कर दें तो जो आएगा सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब देखेंगे ये जो आपका सेल का इलेक्ट्रोड विभव है तो ये जो है कॉपर का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर कैथोड है और जिंक क्या है, एनोड। सॉरी, कॉपर कैथोड है और जिंक क्या है, एनोड है। तो इनके इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जो होगा वह जो है सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर हम देखें तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम लिखें केवल कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए तो ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड इस तरह से आपका है, Cu पर 2+ है, तीर का निशान है, ये Cu है, इधर पे +2 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते क्योंकि अपचयन हो रहा है। और ये जो जेडियन है तो ये तीर का निशान जेडियन पर 2+ है, +2 इलेक्ट्रॉन पर माइनस, ये आपका क्या हो रहा है, अपचयन। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एनोड के लिए, ऑक्सीकरण किसके लिए, एनोड, ये एनोड पर है, ये किस पर है, कैथोड पर है। ये कैथोड आपका कॉपर का है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम कॉपर के लिए लिखते हैं कैथोड के लिए
तो कैथोड के लिए लिखेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव बराबर कॉपर का मानक इलेक्ट्रॉन विभव और 10.0591/2, क्योंकि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर रहा है? 2, तो ये 2 गया लाग। अब देखिएगा, ये ध्यान से देखेंगे, इसकी सांद्रता अब बटे इसकी सांद्रता, ये हमारा पहला समीकरण। फिर दूसरी बात देखेंगे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड का विभव यानी ये आपका हो गया, और इसके बाद जो है आपका जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और ये आप यहाँ पर जो समीकरण देख रहे हैं ना, ये सेम इसी समीकरण पर लिखा जा रहा है। 0.0591/n है, तो n के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 2 ग्रहण कर रहा है 2 ऐड कर, यानी 2 ये त्याग रहा है और 2 ग्रहण कर रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, लाग लिखेंगे, Zn पर 2 + Zn हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो ये जो है कैथोड जो आपका था उसका यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव है माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है, बराबर ये आपका दिया है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और इसमें ध्यान से देखेंगे, ये और ये कॉमन कर लेंगे, तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉपर यानी Cu पर 2+ की सांद्रता इंटू Zn की सांद्रता, और Zn पर 2+ इंटू Cu की सांद्रता। यदि Zn और Cu की सांद्रताएं अगर एक है यानी एक दूसरे के बराबर हैं और एक है, तो हम इनको निगलेक्ट करते हैं, अर्थात ये हमारी सांद्रता बचेगी। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव बराबर कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और प्लस हो जाएगा 10.0591 और बटे 2 हो जाएगा लाग कॉपर पर 2+ की सांद्रता बटे जिंक पर 2+ की सांद्रता। अब जो है इसके लिए हम क्या कहेंगे, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ये पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और ये मान आप रख लेंगे। अर्थात इस समीकरण के द्वारा हम जो है किसी जेरियन सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग जो है वैद्युत रासायनिक सेल की विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल की जो विद्युत ऊर्जा है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो विद्युत ऊर्जा होती क्या है, विद्युतीय कार्य किसी सेल की विद्युत विरोध तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित आवेश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ध्यान से देखेंगे, W यानी अधिकतम किया गया कार्य जो होता है, यानी F n जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और F जो आपका है फैराडे नियतांक, और सेल जो है यानी कि ये इलेक्ट्रोड विभव है आपका किसका, सेल का। तो इनका जो गुणनफल होता है ये किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। और देखेंगे उष्मागतिकी के अनुसार अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो होती है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये W बराबर डेल्टा G लिख सकते हैं। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखें तो ये W बराबर इतना है, W बराबर ये भी है, तो इसके स्थान पर हम डेल्टा G रख दें, तो डेल्टा G बराबर -NF और सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये समीकरण हमारा जो है एक समीकरण बन जाता है। अच्छा, छोड़ देते हैं इसको। इसी के आधार पर हम मानक परिस्थितियों में अगर लिखें तो ये जो है मानक मुक्त विद्युत ऊर्जा हो गई, और यन हो गया, और F हो गया, और सेल का एक मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब ध्यान से देखें, ये तो हम लिख लिए। अब जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है साम्य स्थिरांक से निकाल दें। साम्य स्थिरांक से अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाएगा 2.303 RT बटे क्या हो जाएगा NF, और सेल का क्या होता है, साम्य स्थिरांक लॉग इनटू Kc। Kc इक्वल टू होता है, Kc इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये जो आपका है Cu पर 2+ की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा Zn पर 2+ की सांद्रता। ये कैसे आएगा इसको भी जान लें। ये जैसे आपका Zn है और प्लस Cu पर 2+ है, T का निशान Zn पर 2+ है और प्लस Cu है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इनकी सांद्रता है Zn की सांद्रता और कॉपर की जो सांद्रता है ये आपके 1 के बराबर है। तो हम जो है साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू लिखते हैं,
अग्रविक्रिया यानी कि आपकी जो है अग्रविक्रिया जेडियन की सांद्रता अपान कॉपर की सांद्रता और बटे ये हो गया क्या सीयू की सांद्रता इंटू क्या हो जाएगा जेडियन पर 2 प्लस की सांद्रता हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा और ये आपका सम्मिश्रण केसी का मान आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखेंगे, अगर इस पर जो हम नष्ट का समीकरण लगाते तो ये हो जाता है आपका क्या, अच्छा छोड़िए इसको, नष्ट का समीकरण हम जो है सम्मिश्रण के लिए लगाएंगे तो ई सेल का मान जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। ये अगर सम्मिश्रण इसके लिए अगर हम निकाल दें तो ये जो है ई सेल मानक प्रकोण जो है ई सेल इक्वल टू होता है -0.0591 बटे n होता है, या आप लिखते हैं यहाँ पर 2 क्योंकि कॉपर और जिंक है तो ये 2 लिखेंगे और लाभ लिखेंगे 10 और ये लिखेंगे आप क्या कॉपर की सांद्रता यानी Cu पर 2 प्लस की सांद्रता बटे जेडियन पर 2 प्लस की सांद्रता का अनुपात। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं केसी लिख देते हैं। तो ये आपको हल करने के बाद आया है तो हम आरटी का मान नहीं लिखते हैं, आरटी का मान हम वही छोड़ देते हैं। तो ये 2.303 आरटी बटे एनएफ हो जाएगा और लाभ केसी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसके और इसके बीच अगर हम संबंध देखें तो इसमें जो है देखिए डेल्टा जी बटे एनएफ हो जाएगा, इस सेल का मान यहाँ पर हमारा आ गया और बटे ये आपका बच गया क्या 2.303 आरटी बटे एनएफ हो गया। एनएफ से एनएफ कट जाएगा और डेल्टा जी यानी माइनस यहाँ लगेगा लेकिन माइनस को हम इधर कर देते हैं तो डेल्टा जी यानी मानक गिब्ज ऊर्जा मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 2.303 आरटी बटे लाख केसी, यानी केसी क्या है साम्य स्थिरांक है। क्या है साम्य स्थिरांक।